हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला कॉम्पिटिटिव सर्विसेज। आज की जो वीडियो है हमारी वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम इन 3 to 4 months। एक्चुअली जो हमने वीडियो बनानी थी वो बनानी थी जेके बैंक के लिए, पर जैसे आप सबको पता है कि जेके बैंक का केस कोर्ट में पहुंच गया, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जेके बैंक के भरोसे मत बैठिए। और भी बड़े सारे एग्जाम आते हैं बैंकिंग के, जैसे कि साल की स्टार्टिंग में आता है एसबीआई पीओ, फिर मिड में आता है आरआरबी पीओ और लास्ट में आता है आईबीपीएस पीओ। तो साल में 3 एग्ज़ाम आते हैं और बैंकिंग के रिलेटेड और भी बड़े सारे आते हैं। मैं मेन बता रहा हूँ। तो 12 महीने होते हैं, 3 एग्ज़ाम आएंगे तो 3 से 4 महीने मिल जाते हैं एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने खुद आईबीपीएस पीओ क्लियर किया हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, मेरा स्टडी प्लान क्या रहता था, क्या मेरा टाइम टेबल था। तो होपफुल कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो पहले शेयर कर लेते स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। बैंकिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेन प्रीलिम्स के क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, मेंस का हम डिस्कस करेंगे बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद। तो प्रीलिम्स होता है हमारा 100 मार्क्स का और टाइम होता है 60 मिनट। ये 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं 30 में। 35 आया था क्वांट, 35 रीजनिंग और 30 इंग्लिश। तीनों के लिए टाइम सेम 20 और 20 मिनट 20। बैंकिंग एग्जाम एक्चुअली में 20 मैच है। देखिए 100 मार्क्स है। सारे बोलते हैं बैंकिंग एग्जाम में चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी? स्पीड और एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क से। ठीक है, अब प्रैक्टिस मतलब किस टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस करनी है। हमने सब टॉपिक की बराबर प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमने उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा जिनसे हमें मार्क्स ज़्यादा गेन हो। ठीक है, और स्मार्ट वर्क क्या होगा कि हमने टाइम मैनेजमेंट करना है। हमारे पास 60 मिनट है और एक यूनिट के लिए 20 मिनट्स हैं। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें उसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक हमें छोड़ने पड़ेंगे, कुछ हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क हमें कैसे करना है ये मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान में। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ। कट ऑफ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर है और हम कैरी करेंगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग। कट ऑफ कितना जाता है? लास्ट ईयर जो आईबीपीएस का कट ऑफ गया था वो गया था 59 पॉइंट समथिंग, अराउंड अबाउट 60, और एसबीआई का गया था 71। जेके बैंक की हम बात नहीं करेंगे, जेके बैंक का रिजल्ट क्या बोलते हैं फ्लक्चुएट करता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, 60 और 71, तो हम तैयारी करेंगे 70 प्लस की। इन 100 मार्क्स में से हमने 60 मिनट में 70 प्लस नंबर लाने प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं, प्रीलिम्स ज़्यादा टफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रीलिम्स में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है मेंस से, क्योंकि प्रीलिम्स में 100 मार्क्स और टाइम 60 मिनट है, और लेकिन मेंस में टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। उसमें स्पीड नहीं मैटर करती, उसमें कंसेप्ट मैटर करता है, लेकिन प्रीलिम्स में हमारी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। इसलिए प्रीलिम्स में ज़्यादातर बच्चे रह जाते हैं। एक बार आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो मेंस क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कट ऑफ इंपॉर्टेंट है कि हमें पता कि हमने कितने नंबर की तैयारी करनी है। हमने 100 मार्क्स की तैयारी नहीं करनी है, हमने 70 प्लस की तैयारी करनी है। ठीक है, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी 70 प्लस के लिए, स्टडी प्लान क्या होगा अगले 3-4 महीने के लिए, वो डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेंगे सिलेबस। जैसे कि मैंने बता दिया, क्वांट 35 मार्क्स 20 मिनट्स। अब क्वांट में 1 2 3 4 ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वालिटी इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इन्हीं 4 टॉपिक से आपके नंबर 25 प्लस आ जाएंगे अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हो। 35 में से 25 प्लस यहीं से आ जाएंगे आपके मार्क्स। और 20 मिनट में 25 नंबर लाना क्वांट में कोई छोटी बात नहीं है, और ये बड़ा अच्छा स्कोर है। 25 नंबर पीओ में, मैं क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीआई आपको आ जाएगी 3 से 4, नंबर सीरीज 3 से 5, क्वालिफिकेशन 3 से 5, सिंप्लीफिकेशन पीओ में 5 आएंगे, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, लेकिन क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को मिला के 10 से 15 नंबर आ जाते हैं आपको। अगर आपने इतने ही कर लिए तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन
DI को सॉल्व करने के लिए आपको ये मिसलिनियस टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे सारे, ठीक है। अब देखो DI में एवरेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है और परसेंटेज आता है। परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, और परसेंटेज आता है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक की हमें प्रैक्टिस बार बार करनी है, इनकी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, इनमें बस कंसेप्ट क्लियर करना है हमने, मार्क्स हमने लाने यहाँ से। ये था क्वांट का। अब डाटा सफिशिएंसी है, डाटा सफिशिएंसी भी वही क्लियर कर सकता है, इसने ये वाले टॉपिक पढ़े हुए हैं। और ये कब अटैम्प्ट करना कब नहीं करना वो मैं स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान में डिस्कस करूँगा। फिर आ जाता है रीजनिंग, सेम 35 मार्क्स 20 मिनट्स। इसमें देखो इनइक्वालिटी, साइलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये है इजी टॉपिक, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इन क्वेश्चंस को जल्दी करके, हमारे पास टाइम कितना है 20 मिनट। टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक कौन से हैं? टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक हमारे हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। हमारी स्ट्रेटेजी रीजनिंग में ये रहेगी कि इन टॉपिक की इतनी तैयारी करनी है हमने कि इनको हम जल्दी कर लें और टाइम बचाएं हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए। जैसे कि इनइक्वालिटी के 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, साइलोजिज्म के 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑर्डर रैंकिंग के 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, डिस्टेंस डायरेक्शन अल्फान्यूमेरिक कोडिंग के 3 से 5 आ जाएंगे। अल्फान्यूमेरिक सीरीज ये क्लर्क में आती है, 3 से 5 लगा लो। डिस्टेंस डायरेक्शन 1 से 3 लगा लो। अब ब्लड रिलेशन 1 से 3। इनपुट आउटपुट ये आपको मेंस में आएगा, बहुत रेयर है कि ये प्रीलिम्स में आए। डाटा सफिशिएंसी 3 से 5 या 1 से 3, डिफरेंट वेरी करता है, 1 से 5 लगा लो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये ईजी टॉपिक है, ये हर कोई कर लेगा, लेकिन इन्हीं में नहीं फंसे रहना है। हमने इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये हम 8 से 9 मिनट में ये जितने भी क्वेश्चन है ये कर ले, और हमारे पास 10 से 12 मिनट, 20 मिनट में से 10 से 12 मिनट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए बच जाए हमारे पास। और इसको कैसे आगे अटैम्प्ट करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो लास्ट में डिस्कस करूँगा। फिर आ जाता है इंग्लिश, 30 मार्क्स, टाइम सेम 20 मिनट, ठीक है। अब इंग्लिश को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के, रीड एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ने से आपका मेंस भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल में सिर्फ करंट न्यूज़ आएगी, तो आपका करंट भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। और एडिटोरियल का पढ़ने का फायदा क्या है कि आपका आरसी स्ट्रांग हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। आरसी 8 से 10 नंबर का आता है, तो आपने पहले ही जो मैक्सिमम एग्जाम में आरसी आता है वो आजकल इकोनॉमिक टाइम्स से या फिर करंट में जो चल रहा होता है न्यूज़पेपर से ही उन्होंने पैरा उठा लिया होता है, वो डाल दिया होता है। इसलिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। हाँ, इसकी जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम डालना शुरू कर देंगे 5 से 10 मिनट की। तो डेफिनेशन, एडवर्ब, वर्ब जो भी है वो देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। एडिटोरियल पढ़िए डेली, आज से शुरू कर लीजिए, एक भी दिन आपने मिस नहीं करना है। तो इसमें आपको इंग्लिश में 25+ नंबर आराम से आएंगे, अगर आप डेली आज से ही एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर देते हो। एडिटोरियल सिर्फ कहानी की तरह पढ़ना नहीं, उसको समझना भी है, और आपको जो उसमें लाइन लिखी है वो समझ आई कि नहीं है, उसमें जो वर्ड लिखा वो आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आया तो उसको गूगल कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए। तो आरसी में वोकैब, एंटोनी, सिनोनिम भी आता है, तो वो आपका पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एडिटोरियल सिर्फ कहानी की तरह पढ़ना नहीं, उसको समझना भी है। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं 70+ की, 25+ हमारे यहीं से आ जाएंगे क्वांट में। रीजनिंग में 25+, रीजनिंग में 30 मार्क्स पीओ में आराम से आ जाते हैं, मैं 25+ ले रहा हूँ। क्लर्क में तो 33, 34 आराम से आ जाते हैं, ठीक है। 25 यहाँ से आगे, 25 इंग्लिश। इंग्लिश में 25 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, इंग्लिश में ही लोग अपने कट ऑफ के पास आने के लिए नंबर खींचते हैं। 25+ से अगर नीचे आया, अगर इंग्लिश में आपका स्कोर कम होता है तो आपको मैथ में बढ़ाना पड़ेगा, और मैथ में बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमारी स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान क्या रहेगा अगले 3-4 महीने के लिए। पहला है हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, ये बिगिनर्स के लिए भी है जो 0 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ वो भी बिगिनर्स हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक से शुरू करना है। अब हम बेसिक से कैसे शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में 20 तक टेबल याद कर लो, किसी का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, वीडियो आएगी नेक्स्ट तो तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। 20 तक टेबल याद कर लो, 30 तक क्यूब याद कर लो, 50 तक
स्क्वायर याद कर लो, ये क्वांट के लिए बता रहा हूँ, बेसिक्स ये आपको पहले क्लियर होने चाहिए, फिर ये आगे टॉपिक शुरू करोगे आप। क्योंकि डीआई में क्योंकि क्वांट में क्या है, सारी कैलकुलेशन है, बैंकिंग एग्जाम में सारी कैलकुलेशन है, और जो कैलकुलेशन फास्ट करेगा उसका क्रैक हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। डीआई में आपको कैलकुलेशन करनी है, क्वांटिफिकेशन में आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसमें आपको स्क्वायर्स बड़े हेल्पफुल होंगे, क्यूब्स, टेबल, ठीक है, ये बेसिक हो गया। वैसे रीजनिंग आप आसान टॉपिक से शुरू करो, इनइक्वालिटी से शुरू करो, सैलॉजिज्म से शुरू करो, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, वीडियोस देखना शुरू कर दो, वर्ब, एडवर्ब, नाउन। उसके बाद कवर ऑल टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ ये 4 ही पढ़ने, इनको हाथ भी नहीं लगाना है। जब तक आप ये वाले मिसलिनियस नहीं पढ़ोगे आप डीआई सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, डाटा सफिशिएंसी तक, यहाँ से भी सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये भी सारे टॉपिक करने हैं। उसके बाद अब देखो कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से और वीक एरियाज कौन से हैं। उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करो। इसके बाद आ जाता है स्टडी ऑनलाइन। स्टडी ऑनलाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ से सैलॉजिज्म का सिलेबस चेंज हो गया, इसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली फ्यू वाले। ये आपको बुक्स में बहुत रेयरली मिलेंगे क्योंकि बुक्स को अपडेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन सारा आपको जितना मटेरियल होगा अप टू डेट होगा। इसलिए कहीं और से पढ़ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे यूट्यूब चैनल में भी हम अभी वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। क्वांट के हम शुरू करेंगे बेसिक से, टेबल तो आप याद करो खुद, आपको ये मैथ्स क्वांट वाली मैम भी याद करवाएंगी। उसके बाद रीजनिंग के मैं खुद शुरू करूँगा, होपफुली मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से शुरू करूँगा। इंग्लिश की हमारी वीडियोज़ आ जाएंगी बिल्कुल बेसिक से। तो जो भी बच्चे नए शुरू कर रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू करेंगे और 3-4 महीने में हम आपको प्रो बना देंगे। जैसे कि पबजी में बोलते हैं नूब्स एंड प्रो, अगर आप अभी नूब हो तो हम आपको प्रो बना देंगे। 3-4 महीने के बाद आप 10-15 किल्स करोगे और चिकन डिनर इकट्ठे करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं रब कर देता हूँ, आपने जो मैंने अभी बताया, ये यहाँ तक अभी स्ट्रेटेजी बताई है, ये आपकी 1 से 2 महीने की है। आपको 1-2 महीने में सारे टॉपिक्स क्लियर करने, बेसिक्स क्लियर करने हैं। जब आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए 2 महीने तक, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉक देना शुरू करना है। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे क्या करते हैं, सारा सिलेबस पढ़ तो लेते हैं जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन मॉक नहीं देते हैं और फिर ये सारा सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोलते हैं जी टाइम ही हो गया, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में नहीं देने हैं, 1-2 महीने के बाद देने हैं, जब आपने ये सारा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश में 25+ नंबर आने चाहिए, इसमें 25+ आना चाहिए, इसमें 25+ आना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपका क्वांट ज़्यादा स्ट्रांग हो, रीजनिंग और इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो आप क्या करो, क्वांट में आप 30+ लाने की कोशिश करो अगर आपका स्ट्रांग है तो, ठीक है। जैसे डीआई नंबर सीरीज, डीआई 3 से 4 नहीं, डीआई आपको 10 नंबर की आएगी, इसमें 2 क्वेश्चन लगा लो पीओ में, 3 से 4 नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो 30+ की तैयारी करो इसमें 25, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत कमज़ोर है भी है तो 22-23 नंबर, जो आपके 3-4 नंबर यहाँ कम हो गए आप यहाँ खींच लो, ठीक है। इसलिए ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं ये 2 पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें 2-3 नंबर कम हो गया, बाहर हो गए, क्योंकि पॉइंट 1.2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट की बात कर रहा था मैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप 2 महीने बाद आपने मॉक देना शुरू किया, मान लो आपके पहले मॉक में 40 नंबर आए, 40 आए, 42 आए, ठीक है। तो जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, आपने मॉक देना संडे टू संडे। एक संडे को मॉक दिए, 40 नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर पूरे हफ्ते आपने तैयारी करनी है। पूरे हफ्ते तैयारी कैसे करनी है, नेक्स्ट मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी डेली रूटीन क्या होगी। डेली रूटीन ये होगी कि आपको 5 डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20+ नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20+ क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करनी है, 50+ सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करनी है। ये एक दिन का हो गया। नेक्स्ट दिन सेम एवरेज के 10 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं मंडे से सैटरडे तक की बात कर रहा हूँ।
सेम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल डेली की आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 सिटिंग अरेंजमेंट 5 पजल। वैसे ही 20 इनइक्वालिटी, 20 साइलोजिज्म, 20 ऑर्डर रैंकिंग, 20 क्वेश्चन सबके सॉल्व करो। एडिटोरियल डेली पढ़ो और आरसी कहीं से भी मिलती है, जो भी क्वेश्चन मिलता है आपको वहीं ऑनलाइन, तो उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये डेली का। और उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर से मॉक टेस्ट दो, देखो आपके नंबर 40 से इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। 40 से आपके नंबर गारंटी से इम्प्रूव होंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, और जैसे जैसे आपका प्रीलिम की डेट पास आती है, आपको क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है। अभी आप क्या कर रहे थे, वीक में एक बार संडे दे रहे थे। जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है, प्रीलिम्स की डेट आ जाती है, आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है, 2 दिन के बाद देना शुरू कर दो, 3 दिन का गैप दे दो, 3 दिन के बाद देना शुरू कर दो। और जैसे ही 1 हफ्ता रह जाता है प्रीलिम्स को, डेली मॉक दो और अपने नंबर चेक करो। और लास्ट हफ्ते में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल लो या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड पेपर बोल लो, वो सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन थोड़े इजी होते हैं, थोड़े टफ होते हैं मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और मॉक देते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है, जितने मॉक दोगे हर मॉक को आपने एनालाइज करना है। जिस मॉक को आपने एनालाइज नहीं किया, वो मॉक देने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने कोई मॉक दिया, मान लो 50 मार्क्स है, 55 है, जितने भी है, लेकिन उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का फ़ायदा क्या होगा, एनालाइज करने का ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे एग्जाम के लिए। एनालाइज मॉक हम दे क्यों रहे हैं, मॉक हम दे रहे हैं स्पीड के लिए। मॉक के बिना स्पीड नहीं आती है, एक्यूरेसी भी इसी आती है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रेशर होगा तो जो क्वेश्चन हमसे निकलता है, जो निकलता होता है वो भी नहीं निकलता। ठीक है, तो हम प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं मॉक देके। ठीक है, तो स्पीड एक्यूरेसी मॉक से ही आती है। लेकिन आपने मॉक दे दिया, 55 नंबर आ गए, नेक्स्ट मॉक देने चले गए, तो नेक्स्ट टाइम आपके 55 नंबर ही आएंगे, उससे कम ही आएंगे। तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज कैसे करना है, आप कोई भी मॉक दोगे, हर मॉक के क्वेश्चन के बाद आपका वो टाइम बताता है कि आपने इस क्वेश्चन पे 35 सेकंड लगाए, इस पे 45 सेकंड लगाए। ठीक है, तो आपने क्या कर रहा है, ऐसे इनइक्वालिटी हो गया, एक क्वेश्चन पे 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए इनइक्वालिटी के। वैसे ही क्वालिफिकेशन, एक क्वेश्चन पे 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आपने ये एनालाइज करना है, मॉक दे दिया, फिर चेक करो क्वालिफिकेशन पे कितना टाइम लगा, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा, डीआई पे कितना टाइम लगा। एक ये ऐसे एनालाइज करना है। दूसरा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसको कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपके पास 20 मिनट और 35 क्वेश्चन है, आपने टाइम को मैनेज करना है कि आपने पहले क्वेश्चन क्या, आपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है कभी भी एग्जाम को भी। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि पहले मैं नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, फिर क्वालिटी इक्वेशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर डीआई, अगर टाइम बचा तो रेशियो प्रोपोर्शन या फिर एवरेज का जो भी इजी आपको लगता है वो। ये आप पहले मॉक में, दूसरे मॉक में चेंज करो, पहले एवरेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर इनमें से कोई इजी लगता है, उसके बाद डीआई पकड़ लो, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वालिफिकेशन, ऐसे करके। और तीसरे मॉक में फिर से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो और फिर देखोगा कि नंबर किस स्ट्रेटेजी में बढ़ रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। सेम फॉर रीजनिंग, पहले इनइक्वालिटी से शुरू करो, फिर साइलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, इजी वाले, उसके बाद लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट मॉक में चेंज करो, पहले पजल से शुरू करो, फिर इनइक्वालिटी, फिर साइलॉग, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऐसे करके। ठीक है, आपने क्या करना है, हर एग्जाम में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, हर मॉक में, ताकि आप एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना सको। सिर्फ मॉक देके आगे नहीं बढ़ जाना है, हर मॉक को देना आपने, उसमें नंबर देखने हैं, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको आगे आगे बढ़ते जाना और आपके नंबर गारंटी से बढ़ेंगे। ये थी हमारी 3-4 महीने की स्ट्रैटेजी। ठीक है, और आपकी जो क्वांट की वीडियोस, रीजनिंग की वीडियोस, इंग्लिश की वीडियोस जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आना शुरू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, 3-4 महीने आपको फिट रहना है। ठीक है, फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहना है। मेंटली फिट रहने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। 1 घंटे का एग्जाम है तो डेली आपको 1 घंटा अपने आप को भी देना है। जब आपका माइंड पीसफुल होगा, आप दिमागी तौर पे स्टेबल हो, तभी आप पजल 3 से 4 मिनट में कर पाओगे। मैंने आपको बताया ना 10 से 12 मिनट में, 10 से 12 मिनट आपको बचाने हैं पजल के लिए। तो और एक पजल को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी प्रैक्टिस कम है। ठीक है, तो अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है, आप 10 मिनट लगाओगे,
और कई बार तो पजल सॉल्व होती ही नहीं है फिर, तो 10 मिनट या फिर 5 मिनट 6 मिनट में पजल सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको पीसफुल रहना, तो उसके लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करो, और जो भी कचरा है, आपके कचरे दोस्त हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। 3-4 महीने की बात है, ज़्यादा 5-6 महीने की बात है, जॉब लग जाएगी, फिर आराम से घूमो, जो करना करो। और बाकी कोई भी इंक्वायरी के लिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या फिर किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो उसके लिए हमारे ऑफिशियल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी हो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।